हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। मैं दिलीप खंडेलवाल आपका सभी का स्वागत करता हूं। हमने लगभग बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे यूनिट फर्स्ट में। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे थे अपन। तो अब हम देखते हैं कि अपने पास अपन ने एक पढ़ा था कि रदरफोर्ड मॉडल। हमने क्या पढ़ा था, एक रदरफोर्ड मॉडल की व्याख्या की थी, यानी रदरफोर्ड मॉडल क्या था, क्या थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, किसके नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, इसके के द्वारा की गई थी। तो वो हमने पढ़ चुके थे। तो अब अपने पास आता है कि रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, यानी जो रदरफोर्ड एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है वो कहलाता तो कौन सा, जो अपन ने पहले पढ़ा था वो क्या है, एक तरह से प्रयोग ही था। तो वो क्या था अपने पास, रदरफोर्ड एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अब अपन बात करते हैं, इसका एक डेरिवेशन आता है कि मान लो कि यदि क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना हो तो लिख लो कि सिद्ध कीजिए कि एल्फा कण का पथ अति परवलयाकार होता है। सिद्ध कीजिए कि, यदि क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो, सिद्ध कीजिए कि एल्फा कण का पथ अति परवलयाकार होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बीएससी में। तो होता क्या है इसमें, जो डेरिवेशन होती है और जो हाइपरबोला की अपने पास इक्वेशन होती है वो फाइंड आउट करनी होती है, यानी उसको डेरिवेशन करना होता है। वैसे तो आप बहुत इसमें जो चीज़ें आएगी वो आप सेंट्रल फोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ें आएगी इसमें। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने इसका डायग्राम बनाया। इसको जो मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के लिए क्या किया है, डायग्राम बनाया। तो डायग्राम में मैंने माना है कि सबसे पहले क्या माना, यहाँ पे एक नाभिक। नाभिक कौन सा लिया था अपन ने, वही गोल्ड की पन्नी ली थी। तो वो क्या है, अपने पास एक नाभिक है। इसी नाभिक पर क्या इंसिडेंट करवा रहे हैं अपन, यानी जो इंसिडेंट करवा रहे हैं वो तो क्या करवा रहे हैं अपन, यानी आपतित करवा रहे हैं, वो तो करवा रहे हैं एल्फा कण, और यहाँ पे होगा प्रकीर्णन। दोनों का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, ये अपना क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। जो अपन ने क्या लिया था, गोल्ड की पन्नी या सोने की पन्नी ली थी। इस पे क्या होगा, जब एल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होगा, जब एल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, देखो इसमें ये वाला एल्फा पार्टिकल मान लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। अब यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे पास आएगा, यानी जैसे इस नाभिक के पास आता जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा रिपल्सन फोर्स, क्योंकि ये भी क्या अपना एक पॉजिटिव है, यानी जो नाभिक है लिया है अपन ने, जो न्यूक्लियस लिया वो भी क्या अपना एक पॉजिटिव है, और जो एल्फा कण है वो भी क्या अपने पास एक पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे वो पास आएगा तो क्या बढ़ेगा, इसमें रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा। प्रतिकर्षण बल कौन सा बल लगेगा अपने पास, कूलम्ब बल। दो आवेशित पार्टिकल है तो उसके बीच का बल कौन सा, कूलम्ब बल कार्य करेगा। तो वो क्या होगा अपना कूलम्ब बल। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, कूलम्ब बल के द्वारा क्या होगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे एल्फा पार्टिकल यहाँ तक आएगा और यहाँ से वापस क्या होगा, वो स्कैटरिंग हो जाएगा। स्कैटरिंग यानी उसका प्रकीर्णन हो जाएगा, यानी अपने पथ से विचलित हो जाएगा। यदि मान लो कि ये वाला नाभिक नहीं होता तो ये अल्फा पार्टिकल कहाँ आता, अगर यहाँ पे आता, यानी यहाँ से जो ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है यहाँ पे आता। अब वो कह रहा है कि अपने पास क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस लिया हुआ है सोने का और गोल्ड का पन्नी ली हुई है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से ये क्या आ रहा है, जो एल्फा कण आ रहा था वो अपने पथ को छोड़ देता है, यानी जिस रास्ते से जा रहा था वो रास्ता वो छोड़ देता है। जो रास्ता छोड़ देता है तो वो रास्ते से क्या घूमेगा, वहां से विचलित हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो विचलन होगा उसे अपन क्या कहेंगे, प्रकीर्णित, या फिर इंग्लिश में बोले तो स्कैटरिंग। तो ये वाला अपने पास क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है इसमें, जब जैसे जैसे इस नाभिक के पास आएगा, गोल्ड के पास आएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी और अपने पथ से विचलित होकर वो कहाँ चला जाएगा, वापस दूर चला जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला देखो अल्फा पार्टिकल, ये जो ग्रीन वाली लाइन बनाई है मैंने, ये किसको शो कर रही है, हाइपरबोला, यानी अति परवलय को व्यक्त कर रहा है। अति परवलय को क्यों व्यक्त कर रहा है, क्योंकि अपने पास जो अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ से घूम के वापस यहाँ तक आएगा और यहाँ से घूम के वापस चला जाएगा। तो इस तरह से इसकी क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। तो इस स्कैटरिंग का अपन को क्या निकालना है, मैथमेटिकल डेरिवेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट में बात करते हैं अपन अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं, इसमें कुछ डेफिनेशन देखते हैं। अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव, अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव, यानी अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव किसे कहते हैं, यानी इसको बोले तो अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट। देखो, यदि इसकी बात करें अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव की, तो ये कौन सा प्रभाव है, तो अपन जानते हैं कि प्रभाव, इसकी डेफिनेशन है, इसको समझ लो कैसे है, इसमें क्या प्रभाव होता है। ये क्या अपना नाभिक है, नाभिक पर चार्ज कैसा रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। आप पढ़ चुके हो कि नाभिक पर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब यहाँ पे बात करें अपन अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल भी क्या है, एक आवेशित कण है और वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स काम करता है वो कौन सा करता है, कूलम्ब बल कार्य करता है। अब कूलम्ब बल में भी कौन सा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो अपन जानते हैं कि ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो अपने पास कौन सा, रिपल्सन फोर्स काम करेगा। यानी अपन कह सकते हैं कि जो प्रतिकर्षण कूलम्ब बल है वो काम करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो मैंने पहले बताया था वही इफेक्ट कहलाता है कि अपने पास ये
पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा तो क्या करेगा, उसमें कूलाम प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कूलाम प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने की वजह से वो क्या करेगा, अल्फा कण क्या करेगा, अपना पथ को छोड़ देगा, नहीं अपनी पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो जो ये विचलित होना घटना है, यानी जो भी अल्फा पार्टिकल आ रहा था और यहाँ से क्या हो गया, घूम के उसने स्कैटरिंग कर ली, यानी अपने पथ का रास्ता छोड़ दिया, तो वही अपना जो इफेक्ट कहलाता है वो क्या कहलाएगा, अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव कहलाएगा। किसे कहेंगे अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव, अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास आएगा तो वो अपने पथ से विचलित हो जाएगा, तो वो पथ से विचलित होना ही क्या कहलाता है, अपना अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करें, इसकी एक डेफिनेशन और आती है, अल्फा प्रकीर्णन कोण, यानी अल्फा प्रकीर्णन कोण, यानी अल्फा स्कैटरिंग एंगल। अब ये चीज क्या है अपने पास, अल्फा प्रकीर्णन कोण। अल्फा प्रकीर्णन कोण क्या होता है, देखो यहाँ पे ये वाला न्यूक्लियस है, ये वाला अल्फा पार्टिकल है, यानी जो पार्टिकल यानी जो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा, प्रकीर्णन कोण यानी स्कैटरिंग एंगल। यानी ये एंगल का नाभिक यदि ये नहीं होता तो ये कहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे आता, पर ये यहाँ ना आकर क्या हो रहा है, यहीं से जा रहा है, यानी अपन कह सकते हैं कि ये जो फाई है ये क्या अपना एंगल है, यानी प्रकीर्णन कोण है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कोण, जिससे को इसको व्यक्त किससे करते हैं अपन, फाई से। फिर अपने पास एक थर्ड स्टेप होता आती है संघात प्राचल। ये तीनों अलग अलग वर्ड है तो इनका विशेष तौर से ध्यान रखना। संघात प्राचल यानी इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर कैसे कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर वही है, यानी ये नाभिक था अपने पास, यदि अल्फा पार्टिकल ये नाभिक नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल और नाभिक के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही न्यूनतम दूरी को मैंने क्या मानी है, दी, तो इसी को मैंने नाम दे दिया संघात प्राचल। और यहाँ पे क्या डाला मैंने, परपेंडिकुलर, तो ये कौन सा हो गया अपने पास 90 डिग्री। तो अपन जानते हैं कि ये अपने पास तीनों वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार आपको तीनों को मीनिंग लिखना हो तो लिख सकते हो, अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव, अल्फा कोण और अल्फा प्रकीर्णन कोण, और दूसरा क्या अपने पास संघात प्राचल। या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अपन कह सकते हैं कि प्रकीर्णन कोण की बात करें तो प्रकीर्णन, सॉरी ये प्रभाव नहीं, ये कोण है, एंगल, दोनों प्रभाव नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी प्रकीर्णन कोण की बात करें तो क्या हो जाएगा अपने पास कि अल्फा कण का जिस कोण पर विचलन होता है वह कोण ही क्या कहलाता है, अल्फा प्रकीर्णन कोण कहलाता है। यदि अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव की बात करें तो नाभिक धनावेशित कण होता है तथा अल्फा कण भी धनावेशित कण होता है। इन कणों के कूलाम बल कार्य करता है, तो अल्फा कण नाभिक के पास आता है तो प्रतिकर्षण कूलाम बल कार्य करेगा। इस प्रतिकर्षण बल के कारण अल्फा कण के पथ में क्या होता है, विचलन होता है, और यह विचलन ही अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव कहलाता है। तो ये क्या होगा अपने पास, दोनों डेफिनेशन हो गई। यदि इम्पैक्ट पैरामीटर यानी थर्ड स्टेप की बात करें संघात प्राचल की, तो वो हो जाएगा नाभिक और अल्फा कण के मध्य दूरी संघात प्राचल कहलाती है, और इसको किससे व्यक्त करते, स्मॉल बी से व्यक्त करते। तो ये आपको तीनों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव यानी अल्फा कण के पथ का विचलन होना है, यानी अल्फा कण जिस पथ से आ रहा था उसका क्या हो जाता है, अल्फा कण पथ से को छोड़ देता है, विचलन हो जाता है, स्कैटरिंग कर देता है, तो वही क्या कहलाएगा, अल्फा प्रकीर्णन इफेक्ट कहलाएगा। अल्फा प्रकीर्णन कोण यानी अल्फा कण जिस एंगल से क्या होता है, स्कैटरिंग करता है या जिस एंगल से प्रकीर्णन करता है वही क्या कहलाएगा, अपना प्रकीर्णन कोण कहलाएगा। और संघात प्राचल यानी नाभिक और अल्फा कण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं अपन, संघात प्राचल कहते हैं। तो ये आपको आ गया होगा। तो अब देखो ये डायग्राम, वैसे तो इसमें तो जो डेरिवेशन करेंगे इसमें अपन को जरूरत नहीं है, तो जब भी जरूरत होगी इसमें एक रिलेशन आता है इम्पैक्ट पैरामीटर और एंगल के बीच में, तो वो अपन जब बनाएंगे तब इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अपन को इसका डेरिवेशन करना है कि डेरिवेशन कैसे होगा। तो देखो डेरिवेशन थोड़ा लेंथी है तो आप आराम से करते, तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा और इसका जो कंसेप्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं, एक तो बात कर रहे हैं एक तो नाभिक की, दूसरी बात कर रहे हैं अपन अल्फा पार्टिकल की। तो अपन जानते हैं कि दोनों आवेश क्या है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज है। तो मान लेता हूँ मैं एक का आवेश है, नहीं यदि नाभिक का आवेश माने, क्या मानते हैं मैं, नाभिक का आवेश, तो नाभिक का आवेश मान लिया कि वो क्या है अपने पास Q1, कितना है अपने पास Jd। ऐसे ही अल्फा कण का आवेश माने, तो अल्फा कण का आवेश अपन जानते हैं कि आवेश कैसे लिखते हैं, प्रोटॉन की संख्या से मल्टीप्लाई यानी 2e। तो ये हो जाएगा अपने पास अल्फा कण का आवेश और ये हो जाएगा अपने पास नाभिक का आवेश। अब अपन क्या करते हैं, अपन को निकालना है कि कूलाम बल। कूलाम बल यानी जो ऐसे अल्फा पार्टिकल नाभिक के पास आएगा तो कूलाम फोर्स कार्य करेगा। कौन सा फोर्स, रिपल्सन फोर्स। तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे कूलाम बल होगा वो कितना होगा अपने पास, कूलाम बल को अपन किससे लिखते हैं, F =
के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा अपने पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 क्या अपने पास जेड ई और साथ में 2E अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास F इज इक्वल टू के 2K जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या होगा अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो अब इसमें ये वाला क्या 2 कांस्टेंट है, k की वैल्यू 9 × 10 की घात 9 कांस्टेंट, z क्या है एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, e क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कंप्लीट क्या स्क्वायर है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये कंप्लीट क्या एक तरह का कांस्टेंट है, यानी 2k ZE स्क्वायर, इसको मैं मान लेता हूँ कि एक बड़ा k है, ये भी क्या एक तरह से कांस्टेंट है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा अपने पास कूलम फोर्स के द्वारा बड़ा k अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर नहीं दो तो कोई बात नहीं, नीचे वाले को दे दो, ऐसे इन दोनों की जरूरत तो पड़ती तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये तो क्या लिखा अपन ने कूलम बल या कूलम प्रतिकर्षण बल भी लिख सकते हो इसे, यानी जो बल लगेगा कूलम के द्वारा वो कितना लगेगा, इतना लगेगा। अब अपन बात करते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा की, तो स्थितिज ऊर्जा देखो कितनी लगेगी। यदि स्थितिज ऊर्जा की बात करें, स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, कूलम स्थितिज ऊर्जा यानी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर, यानी U इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास के Q1 कितना हो जाएगा Q1 2E, देखो Q1 ZE 2E और अपॉन में आर स्क्वायर, फोर्स में आर स्क्वायर आता है, यहाँ क्या आता है आर आता है, तो ये हो जाएगा अपने पास U इज इक्वल टू 2K ZE स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये भी क्या अपना एक कांस्टेंट है जो अपन ने यहाँ पे माना था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ U इज इक्वल टू बड़ा के अपॉन में आर। अब मैं यदि फंक्शन के रूप में लिखना चाहूँ तो देखो फंक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, स्थिति ये क्या अपनी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल किसका फलन है अपने पास 1/r का। आप पहले भी पढ़ते आए हो कि जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा किसका फलन होता है 1/r का, आपने फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स की बुक में पढ़ा होगा, तो वो हो जाएगा अपने पास, यानी मैं स्थिति फलन के रूप में रखूँ, यानी स्थिति r का फलन है, यहाँ अपन लिख सकते हैं कि u r का फलन है, u r का फलन है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास u इज इक्वल टू 1/r। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 2। अब अपन को देखो अपने पास सबसे पहले क्या निकाला, कूलम प्रतिकर्षण बल निकाल लिया, दूसरा क्या निकाला अपन ने स्थितिज ऊर्जा u r का फलन निकाल लिया। अब अपन बात करते हैं कि कूलम बल कैसा एक सेंट्रल फोर्स होता है। हम जानते हैं कि जो कूलम बल है वो कैसा होता है अपने पास केंद्रीय बल होता है, कूलम बल केंद्रीय बल यानी सेंट्रल फोर्स होता है। और जब केंद्रीय सेंट्रल फोर्स की बात होती है तो सेंट्रल फोर्स में अपन बात करते हैं, आपने मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 3 जो सेंट्रल फोर्स वाली सेकंड यूनिट थी उसका फर्स्ट चैप्टर था या थर्ड चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा है कि यदि सेंट्रल फोर्स की बात करते हैं तो उसमें 3 तरह की एनर्जी होती है, उन तीनों का ऐड क्या होता है किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। यानी कौन कौन सी एनर्जी होती है वो, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक रोटेशनल एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों एनर्जी होती है। तो मैं मान सकता हूँ कि कूलम बल केंद्रीय बल होता है तो कुल ऊर्जा सुरक्षित रहती है, यानी उसमें वही चीज़ की अपने पास कुल ऊर्जा क्या रहती है कंजर्व रहती है, यानी टोटल एनर्जी इज कंजर्व। तो ये हो जाएगा अपने पास देखो E इज इक्वल टू कौन कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी E प्लस आर रोटेशनल एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा E U यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखो क्या होनी चाहिए अपने पास कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा अपने पास E इज इक्वल टू, यदि E K की बात करें तो 1/2 mv स्क्वायर, रोटेशनल एनर्जी की बात करें तो E/2 यानी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल की बात करें तो मैंने लिख दिया U। तो ये क्या होगा एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। अब अपन जानते हैं कि देखो अपने पास कुछ रिलेशन आते हैं, जैसे अपने पास वहाँ पे पढ़ा है कि V इज इक्वल टू तो क्या होता है dr/dt होता है, J इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास I ओमेगा होता है, और देखो V हो गया J हो गया, और क्या होता है अपने पास यदि थीटा इज इक्वल टू बात करें ओमेगा इज इक्वल टू बात करें तो क्या होता है डी थीटा अपॉन में dt होता है, ये वाली चीज़ होती है। यदि मैं इसको क्या करूँ इस फॉर्म में बना दूँ, यानी जो ये वाली सब वैल्यू इस फॉर्म में बनाऊँ तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर प्लस का, देखो सबसे पहले इसको मैं J की फॉर्म में बना देता हूँ, तो 1/2 यदि मैं I से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ इसमें तो I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या रह जाएगा I का मल्टीप्लाई डिवाइड किया प्लस का U हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस का 1/2 I ओमेगा क्या होता है J होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ J स्क्वायर अपॉन में I
प्लस का यू। अब यदि v अपन जानते हैं तो ये भी आप लिख सकते हो, v की फॉर्म क्या हो जाएगी अपने पास, यानी E इज इक्वल टू 1/2 m, v क्या हो जाएगा अपने पास डी आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर प्लस 1/2 जे स्क्वायर आई प्लस का यू। यानी मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, देखो अपन ने कितनी दी थी 2, तो ये हो जाएगा 3। अब अपन जानते हैं अपने ये वाली वैल्यू तो निकाली है, अब अपन को करना क्या है, अपन जानते हैं कि अपन को निकालनी है डी आर बाई डी टी की वैल्यू, तो डी आर बाई डी टी, अब आर का रिलेशन किसके साथ है अपना यू के साथ, यानी ये वाला रिलेशन है, यानी मैं इक्वेशन नंबर यदि 2 से डी आर बाई डी टी निकाल सकता हूँ, कैसे निकलेगा, इसका क्या करें डी आर बाई डी टी का क्या करें, यदि डी आर बाई डी टी निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, यदि यू का क्या करें थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करें अवकलन, यानी देखो एक बार डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इन इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण 2 का थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा अपने पास डी यू अपॉन में डी थीटा, देखो 1/r का माइनस 1/r स्क्वायर हो जाएगा, और डी आर अपॉन में क्या हो जाएगा डी आर अपॉन में डी थीटा, ये हो जाएगा अपने पास। अब अपन को तो क्या निकालना है डी आर बाई डी टी निकालना है, तो डी आर बाई डी टी निकालने के लिए क्या करें, डी आर बाई डी टी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ तो डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, यानी इसी में क्या करूँ मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ किसका डी टी का, तो ये हो जाएगा देखो डी यू अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का 1/r स्क्वायर, डी आर बाई डी थीटा है तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने डी टी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि इंडिपेंडेंट होगा तो डी यू अपॉन में डी थीटा माइनस का 1/r, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन में डी टी, और ये क्या हो जाएगा अपने पास देखो एक डी टी इधर ले लिया, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी थीटा, तो ये हो जाएगा अपने पास डी यू अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/r स्क्वायर डी आर बाई डी टी, और इसको मैं लिख सकता हूँ देखो 1 डी टी अपॉन में, इसको मैं लिख सकता हूँ डी टी अपॉन में डी थीटा, यानी डी टी अपॉन में डी थीटा, यही होगा डी टी, थीटा को मैं नीचे ला सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है डी थीटा अपॉन में डी टी, यही होता है अपने पास ओमेगा इज इक्वल टू, ये होना चाहिए, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन में डी टी, तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो कैसे आएगी अपने पास, अपन ने कुछ मिस्टेक की है, देखो यहाँ पे तो डी आर बाई डी थीटा डी टी कर लिया, तो ये हो गया डी आर बाई डी टी, अब ये डी टी के साथ देखो मैंने उल्टा कर दिया, डी थीटा ऊपर कैसे पहुँच गया, डी थीटा कभी भी डी थीटा नीचे था तो नीचे ही आएगा, तो डी थीटा अपॉन में क्या आएगा डी थीटा, तो ये हो जाएगा अपने पास डी टी अपॉन में, यानी 1 डी थीटा अपॉन में डी टी, और अपन जानते हैं कि 1 डी थीटा अपॉन में डी टी क्या देता है ओमेगा, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/r स्क्वायर डी आर बाय डी टी, और साथ में क्या आ जाएगा 1/w, ये w होता है अपन ने यहीं पे यहाँ पे मान लिया था देखो, तो ये क्या था अपने पास डी यू अपॉन में डी थीटा, यदि मैं क्या करूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ किससे m से, यानी m r स्क्वायर डी आर अपॉन में डी टी, और साथ में क्या है 1/w, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू देखो माइनस का m, इसको मैं लिख सकता हूँ एम आर स्क्वायर यानी आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तो डी आर अपॉन में डी टी, तो ये बन जाएगा अपने पास डी यू अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का एम, आई ओमेगा क्या होता है आई ओमेगा होता है क्या जे, तो ये हो जाएगा जे डी आर अपॉन में डी टी, तो आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा अपन को वैल्यू किसकी निकालनी डी आर बाई डी टी की, तो ये हो जाएगा अपने पास डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का जे बाय एम डी यू अपॉन में डी थीटा, यानी ये इक्वेशन नंबर दे देता हूँ मैं 4। तो देखो अपने पास ये टोटल आ गया अपने पास डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक अपने पास जो जो इक्वेशन काम किया है उस इक्वेशन को मैं साइड में लिख के रख लेता हूँ क्योंकि अपन को चाहिएगी, तो इसको मैं एक बार साइड में लिख लेता हूँ, देखो जो जो जरूरत पड़ेगी वो फर्स्ट और सेकंड की जरूरत तो नहीं है अपने पास, एक तो अपने पास जो इक्वेशन नंबर 3 है वो है ये 3rd इक्वेशन है, ठीक है जो नंबर दिया है वो, उसके बाद अपने को जरूरत पड़ेगी इक्वेशन नंबर सॉरी ये 2 है और वो 3rd है, तो ये तो हो जाएगी 2
और ये थर्ड क्या है अपने पास, थर्ड इक्वेशन है E इज इक्वल टू 1/2m, छोटी लिख रहा हूँ, dr/dt का स्क्वायर प्लस 1/2 j स्क्वायर अपॉन आई, और प्लस का क्या हो जाएगा u। तो देखो ये वाला अपने पास एक इक्वेशन ये आ गई, और जो फोर्थ वाली आई है वो क्या आई है अपने पास, dr अपॉन में dt की वैल्यू आई है, वो आई है अपने पास माइनस का j/m du अपॉन में d थीटा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन ने क्या किया, यहाँ तक कर लिया था, अब अपन हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें देखो जो इक्वेशन काम क्या आएगी वो उसको मैंने क्या किया, साइड में लिख दिया, जो ब्लू कलर से लिखा है। देखो अब करना क्या है अपने पास, अब जो इक्वेशन नंबर थी अपने पास, इक्वेशन नंबर क्या थी, इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी समीकरण 4 से समीकरण 4 से 3 में वैल्यू रखनी किसकी, dr अपॉन dt की, यानी जो समीकरण 3 है वो क्या, E इज इक्वल टू 1/2 m, देखो dr/dt का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, j स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर du अपॉन में dt, और वो क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 j स्क्वायर, ऐसे का ऐसे m i था उसका मैं लिख सकता हूँ mi स्क्वायर प्लस का u, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास e माइनस का u। देखो m से कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या कैंसिल आउट होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी 1/2, यानी मैं लिख सकता हूँ j स्क्वायर बाय 2m du अपॉन में dt, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस का j स्क्वायर बाय 2m r स्क्वायर, तो ये u कहाँ आ गया, इधर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा अपने पास, यदि मैं यहाँ से क्या कॉमन निकालूँ, j स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन निकालूँ, तो ये होगा अपने पास du अपॉन में dt का स्क्वायर प्लस का 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर क्या होता है, u स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा अपने पास e माइनस का u। देखो इसको मैं इधर लाऊँ तो 2me माइनस का 2mu अपॉन में j स्क्वायर इसके भी, अपॉन में j स्क्वायर इसके भी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा du अपॉन में dt स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा u स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर मैं दे देता हूँ, कितनी आई थी अपने पास 4, तो इसको दे देता हूँ 5। देखो अलग पेन से दे देता हूँ, नहीं तो ये 5 आपको कंफ्यूजन करेगा, यानी ये इक्वेशन नंबर कितना अपने पास 5। अब अपन को क्या करना है, देखो ये वाली चीज़ तो अपने पास निकल गई, यानी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जे स्क्वायर अपन 2m को आगे भी एक कॉन्स्टेंट मानेंगे, तो यानी जे स्क्वायर m को मैं मान लेता हूँ p के इक्वल, या 2m को p के इक्वल, यानी जो कॉन्स्टेंट होता है जे स्क्वायर 2m या फिर जे स्क्वायर m, तो उसको किसके इक्वल मानेंगे अपन, p के इक्वल। तो वो अपन बाद की बात करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं। तो ये वाला तो हो गया अपने पास, क्या निकल गया, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, थोड़ा सोचो। लग रहा है कुछ दिमाग, देखो अब इसमें करना क्या, अपन एक लाइन मानते कि प्रारंभिक अवस्था में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, यानी जब स्टार्टिंग केस ले रहे हैं, स्टार्टिंग केस यानी जब फर्स्ट में अल्फा पार्टिकल जब रवाना हो रहा है, जब अल्फा पार्टिकल की स्टार्टिंग हो रही है, तो मान सकते हैं कि अल्फा कण की जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है, v0। देखो अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी 1/2 mv0 स्क्वायर क्या हो जाएगी, ये उसकी गतिज ऊर्जा, यानी टोटल एनर्जी क्या होगी, यानी जो अल्फा कण की जो कुल ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी, केवल गतिज ऊर्जा के बराबर। तो जब केवल गतिज ऊर्जा के बराबर होगी तो ये क्या हो जाएगा, E = 1/2 mv0 स्क्वायर। अब बात करता हूँ मैं 1/2 v0 की यदि वैल्यू निकाले तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2e/m का अंडर रूट आ जाएगा। मैं इसको नंबर दे देता हूँ 6। अब क्या करते हैं अपन, यदि कोणीय संवेग की बात करें, यानी कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, तो उसका रिलेशन क्या होता है, कोणीय संवेग की परिभाषा से देखो कोणीय संवेग की परिभाषा से, यानी कोणीय संवेग क्या देगा अपन को, J = r क्रॉस का p देगा। अब p क्या अपने पास mv0 होगा, क्योंकि v क्या माना अपन ने, वेलोसिटी मानी है, तो J = r mv sin थीटा और m कैपिटल। डायरेक्शन की फॉर्म में बात करें तो
एन कैप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास ये वाली चीज। अब अपन बात करते हैं कि ये क्या हो गया अपने पास। देखो अब यहाँ पे आर तो अपन ने डायग्राम में कुछ भी नहीं माना, यानी आर क्या एक तरह की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी अपने पास, जो डिस्टेंस अपन ने क्या मानी इस डायग्राम में, आर इज इक्वल टू बी और थीटा इज इक्वल टू क्या माना है पाई बाय 2। यदि परिमाण के रूप में जे लिखे तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण रूप में जे इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा आर एम बी, तो ये हो जाएगा बी एम, बी क्या है अपने पास वी नॉट है, तो ये वी नॉट आ जाएगा, और साइन पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 1, तो अपने पास आ जाएगा बी एम वी नॉट। यदि वी नॉट का मान रखे समीकरण 6 से समीकरण 7 में, तो यानी समीकरण 6 से समीकरण 7 में मान रखने पर तो ये आ जाएगा, देखो 6 में रखेंगे तो जे इज इक्वल टू 7 में रखना है तो बी एम, तो ऐसे का ऐसे वी नॉट क्या अपने पास 2 ई बाय एम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ई बाय एम। इसको मैं नंबर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। अब अपन क्या करें, देखो यहाँ पे अपने पास जे स्क्वायर था, यानी ये वाली वैल्यू थी, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन जे की वैल्यू रख सकते हैं, या फिर जे इज इक्वल टू क्या है अपने पास बी एम 2 ई एम, तो इसको आप जे की वैल्यू जहाँ पर जे की वैल्यू चाहिए वहाँ पर रख सकते हो, तो वो वैल्यू क्या करेंगे अपन रखेंगे। तो उसके बाद क्या होगा अपने पास, तो वैल्यू रख के देख सकते हैं आप, जो इक्वेशन नंबर थी इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन 5 में देखो रखो वैल्यू, यानी जहाँ जहाँ पे जे स्क्वायर था वहाँ पे क्या रखनी है अपन को वैल्यू रखनी है, तो जहाँ पर जे स्क्वायर है वहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो जे स्क्वायर की वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर 8 से 5 में, यानी समीकरण 5 से 8 में रखने पर, तो 5 से 8 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो समीकरण 5 में कौन सी अपने पास 2m ई अपन में देखो जे स्क्वायर की बात हो रही है, तो जे स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर और साथ में 2e, जब स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन। देखो ये वाली वैल्यू आज चलो इसमें रख लो, और यहाँ पे रखते तो भी क्षमता कर रख लो इसमें, और माइनस का 2m u अपॉन में 2m u अपॉन में जे स्क्वायर ऐसे का ऐसे इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी टी का स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपने पास, m से m कट जाएगा, m से m यानी m पूरा कट जाएगा, 2e से 2e कट जाएगा, यानी ये तो क्या बचेगा 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो जो जे स्क्वायर अपॉन 2m है उसको मैंने क्या माना, यानी जहाँ पर जे स्क्वायर बाय m था उसको क्या मानना है अपन को p के इक्वल, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 1 बाय पी यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी टी का स्क्वायर प्लस यू। ये कहाँ से मानना है, जो अपने पास ये वाली टर्म थी, यानी या तो जे स्क्वायर बाय एम, जो कंसेप्ट काम में लेना, ये क्या कांस्टेंट है तो मैं मान सकता हूँ कि जे स्क्वायर एम किसके बराबर होगा पी के बराबर होगा, तो यही वाला कंसेप्ट, तो बी स्क्वायर माइनस 2 1 बाई पी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला कंसेप्ट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, अपन इसको इक्वेशन फॉर्म में लाना चाहते हैं, यानी एक अधिक वो अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर, यानी मैं क्या करूँ 1 अपॉन पी स्क्वायर को प्लस तथा माइनस करने पर, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस का 2 पी यू और माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी यू अपॉन में, ये डी यू अपॉन में डी टी चल रहा है, थीटा चल रहा है, डी यू अपॉन में थीटा चल रहा था। देखो ये डी आर अपन डी टी थी, तो ये डी आर अपन में डी टी क्या रखा अपन ने थीटा चल रहा है, तो ये मिस्टेक हो गई अपने यहाँ, ये क्या चल रहा है अपना थीटा है, तो इसको थीटा कर देना, डी यू अपन में डी क्या चल रहा था थीटा चल रहा था। देखो हल्की सी मिस्टेक भी बहुत भारी पड़ सकती है अपने लिए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, यदि ये थीटा हो जाएगा तो ये क्या सब डी टी की जगह थीटा है, ये वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास डी यू अपॉन में डी थीटा, क्योंकि अपन ने डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या माइनस जे बाई एम डी यू अपन में डी टी, देखो जे बाई एम तो डी यू अपन में डी टी रख लिया था, वो टी ना रख के क्या रखना है डी थीटा रखना है, तो ये ध्यान रखना कि कुछ मिस्टेक ना हो। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 बाई बी प्लस 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर माइनस का 2 1 बाई पी यू और यू। अब इसको मैं यदि होल इक्वेशन वाली फॉर्म में लिखो तो लिख सकता हूँ, देखो इसमें कैसे लिखेंगे,
1/b² प्लस का 1/p²। यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये 1/p² बन जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/pu हो जाएगा, प्लस का u² हो जाएगा, इक्वल टू क्या रहेगा, ये वाला देखो क्या अपने पास स्क्वायर है तो ये रहेगा स्क्वायर, यानी du/d थीटा का स्क्वायर रह जाएगा। तो ये रहेगा अपने पास 1/b² प्लस 1/p²। देखो 1/b² प्लस का 1/p² और माइनस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा अपने पास 1/p प्लस u का होल स्क्वायर इज इक्वल टू du/d थीटा का। इसको मैं एक टर्म में और लिख सकता हूँ, यानी मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1/b² 1/p²। देखो इसको मैं कर लूँ 1/2 और इसके ब्रैकेट में कर लूँ स्क्वायर माइनस का 1/p प्लस u का होल स्क्वायर। देखो ये वाला क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू du/d थीटा। यदि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा अपना अंडर रूट आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ मैं, इसका इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, कितना आ गया 8 आ गया 9। तो ये तो क्या हो गया अपने पास, ये वाली इक्वेशन हो गई। यानी देखो इसमें जो जो इक्वेशन काम की है वो लिख लो आप। तो एक तो इक्वेशन काम की है अपने पास 7, एक तो ये वाली लिख लो 8 नंबर काम की है, जो 8 नंबर है j इज इक्वल टू bm 2e/m का अंडर रूट। ठीक है, एक काम में आएगी अपने पास वही 9 नंबर की, 8 नंबर ये 8 है और ये 9 नंबर की काम में आएगी। तो इसको आप शॉर्ट में लिख लो 1/b² प्लस 1/p² 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1/p प्लस का u का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या रहेगा du/d थीटा। इसके ऊपर क्या लगाया अपन ने, अंडर रूट लगाया है। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगी। ये तो सब पहले का है तो इसको तो आप मिटा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, आप इसको लिख सकते हो कि समीकरण 9 एक क्या है, प्रथम घात की अवकल समीकरण है, अतः इसको चरों की पृथक्करण विधि से क्या करते हैं अपन सॉल्व कर सकते हैं। यानी मैं इक्वेशन नंबर 9 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि समीकरण 9 क्या है अपने पास, समीकरण 9 प्रथम घात अवकल समीकरण है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रथम घात अवकल समीकरण है। अतः इसको चरों की पृथक्करण विधि से, चरों की पृथक्करण विधि से हल करने पर, चरों की पृथक्करण विधि से क्या करनी है, सॉल्व आउट करनी है। तो देखो चरों की पृथक्करण विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ। थोड़ा डायरेक्शन लेंथी जरूर है पर ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, क्योंकि ये लगभग तो आप पहले भी पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में भी। तो फर्स्ट ईयर में भी अपने पास सेंट्रल फोर्स का था, उसमें ये डायरेक्शन था रदरफोर्ड का। तो ये क्या है अपने पास, देखो यहाँ पे हो जाएगा, इसको चरों की यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास du अपॉन में कंप्लीट इक्वेशन आएगी, यानी 1/b² 1/p² की पावर 1/2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 1/p प्लस का u का स्क्वायर और साथ में क्या इसके अंडर रूट है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास d थीटा। यानी ये क्या हो जाएगी अपने पास, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करेंगे। तो देखो अपने पास यदि ऐसी कोई इंटीग्रेशन होता है, यानी a² माइनस का x², तो क्या आता है अपने पास साइन इनवर्स x/a, या फिर अपना रिजल्ट आता है माइनस का कॉस इनवर्स x/a। कॉस की फॉर्म में लिखना है तो वो माइनस में आएगा, तो अपन लिख सकते हैं कि माइनस का कॉस इनवर्स। देखो x क्या है अपने पास, x ये वाली टर्म x क्या हो जाएगा अपने पास ये, यानी 1/p प्लस का u। देखो स्क्वायर तो आएगा नहीं, a क्या है अपने पास ये वाली टर्म है, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/b² प्लस का 1/p² की पावर 1/2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा। इसको मैं उधर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो क्या है अपने पास कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो क्या होगा अपने पास, यानी ये वाले
पूरी टर्म माइनस की है, तो यदि माइनस की टर्म उधर जाएगी तो अपने पास क्या रह जाएगा, कॉस थीटा रह जाएगा। ये वाली चीज आप ध्यान रखना कि ये माइनस में आता है या प्लस में आता है। तो देखो ये हो जाएगा अपने पास 1/b प्लस का यू 1/b² प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 1/θ। तो ये हो जाएगा अपने पास, इधर जाएगा तो 1/p प्लस का यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/b² प्लस का 1/p² इज इक्वल टू कॉस थीटा। जब ये वाली टर्म बनेगी तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो p, देखो यहाँ पे जी एल क्या करें 1/p, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये तो ऐसे का ऐसे रख लो, तो ये हो गया अपने पास कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो आप, यानी ये क्या थी इसकी वैल्यू 1/2 थी, तो ये क्या हो जाएगा अपना 1/2। ये वाला अपन ने सही लिखा है 1/p प्लस का यू, कोई मिस्टेक तो नहीं की अपन ने। देखो अब क्या कर सकते हैं अपन, लिखा तो सही है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 1 प्लस पी यू अपॉन में देखो ये वाला क्या 1/b² 1/p² की पावर 1/2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा अपने पास, देखो यदि वो कॉस माइनस आता तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा अपने पास, यदि मैं उत्केंद्रता की परिभाषा लिखो, यानी उत्केंद्रता की परिभाषा से, उत्केंद्रता को अपन किससे लिखते हैं एप्सिलॉन से, तो जो एप्सिलॉन बराबर होगा वो किसके होगा अपने पास, जो एप्सिलॉन बराबर होगा वो होगा अपने पास 1 प्लस पी यू अपॉन में 1 अपॉन, यानी एप्सिलॉन की परिभाषा से, यानी एप्सिलॉन किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन होता है अपने पास 1/p² 1/b² और साथ में क्या आएगा 1/2, यानी ये एप्सिलॉन के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस पी यू इज इक्वल टू कॉस थीटा और साथ में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन उधर जाएगा तो देखो यहाँ पे भी क्या आएगा पी यू प्लस 1 ही आएगा, तो यहाँ पे तो 1 रहेगा, तो ये रह जाएगा अपने पास 1 प्लस पी यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा पी यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस का 1, और u जानते हैं अपन क्या होता है 1/r, तो वो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस का 1। यदि अपन को क्या निकालना है, यदि r की फॉर्म में लिखना है तो r यदि उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, p कहाँ चला जाएगा इसके ऑपोजिट में, यानी r, ये मान लो कि ये p था तो ये p कहाँ चला गया, इसके यहाँ पे अपन को r लिखना है तो ये क्या हो जाएगा p एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस का r। देखो ये वाली इक्वेशन क्या आ गई अपनी, जो अपने पास जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी कि एप्सिलॉन की वैल्यू यदि लेते हैं तो वो क्या क्या चीज़ आती है। यदि एप्सिलॉन की वैल्यू आप 0 लेते हो तो क्या आता है अपने पास वृत्त आता है, यदि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 लेते हो तो क्या आता है पास परवलय आता है, एप्सिलॉन 1 से बड़ा लेते हो तो क्या आता है, 1 से छोटा लेते हो तो क्या आता है अपने पास दीर्घवृत्त आता है, और ऐसे क्या आता है अपने पास परवलय आता है, तो वो चीज़ आ जाएगी। तो यही क्या हो जाएगा अपना कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया r इज इक्वल टू पी एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ अपने पास आ गई। तो देखो हाइपरबोलिक के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू बता देता हूँ। एप्सिलॉन यदि इक्वल टू 0 है 1 है, ये वाला है, चारों कंसेप्ट यही रहते हैं अपने पास, यानी एप्सिलॉन 1 से छोटा 1 से बड़ा, तो ये तो क्या रहेगा अपने पास सर्कल रहेगा यानी वृत्त रहेगा। ये क्या रहेगा अपने पास, ये दीर्घवृत्त परवलय रहेगा पैराबोला। ये क्या रहेगा इलिप्स रहेगा, और ये क्या रहेगा अपने पास अति परवलय। तो ये क्या हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन नंबर जो भी चल रही थी अपने पास दे दो, कौन सी चल रही थी शायद 10 होगी, तो क्या हो जाएगा इसको मैं लिख सकता हूँ कि समीकरण 10 क्या अपने पास एक अति परवलय का समीकरण है। तो ये क्या स्पष्ट करता है, यानी जब एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी, यानी जो एप्सिलॉन उत्केंद्रता इस सर्टेनिटी को अपन बोलते हैं उत्केंद्रता, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी अपने पास जब 1 से क्या होगी ग्रेटर देन होगी, तब क्या होगा अपने पास जो अल्फा कण का पथ होगा वो क्या होगा अति परवलयाकार होगा। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 10 से स्पष्ट है कि समीकरण 10 से स्पष्ट है कि अल्फा कण का पथ अति परवलयाकार होता है।
अति परवलयाकार होता है। तो आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये अपना जो क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि अल्फा कण का पद कैसा होता है, हाइपरबोला होता है या अति परवलय होता है। तो ये वाला यहाँ पे आके प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको टोटल करना है। तो आप वैसे तो फर्स्ट टाइम में भी कर चुके हो, यहाँ भी करना है। तो इसके हम फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर और जो वो रिलेशन है वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। मैं दिलीप खंडेलवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम क्या बात कर रहे थे, अपन ने रदरफोर्ड का जो लेक्चर नंबर 1 था वो पढ़ लिया था अपन ने। उसमें क्या पढ़ा था कि उसका डायग्राम, मैंने ये डायग्राम यही था अपने पास, उसको मैंने वहाँ पे डिटेल से बताया था कि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस था, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल था, कैसे इनके बीच में स्कैटरिंग होती। 3 वर्ड का मीनिंग भी समझाया था मैंने आपको। एक तो इम्पैक्ट पैरामीटर, संघात प्राचल, प्रकीर्णन प्रभाव यानी स्कैटरिंग इफेक्ट और स्कैटरिंग एंगल। तो तीनों का मीनिंग मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो अब इसमें अपना एक क्वेश्चन ये वाला रिलेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको आप नोट्स में इंपॉर्टेंट भी लगा देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में क्या निकालना है अपन को, रिलेशन निकालना है। तो ये रिलेशन कैसे निकलेगा वही चीज़ देखनी है। तो देखो अपने पास जो इक्वेशन जो काम की है वो मैंने वैसे साइड में लिखी हुई है। जो अपनी लास्ट इक्वेशन आई थी वो मैंने लिख ली, R = P एचएलएन कॉस थीटा माइनस का 1 लिखा है। तो अब देखो इस डायग्राम को वापस समझना हो तो देख लो एक बार। यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल था, यहाँ पे न्यूक्लियस था। यदि ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो कूलम्ब रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे अपन को जो चीज़ निकाले वो क्या निकालना है, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, बी है। इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से, जो ये वाला है। यानी न्यूक्लियस और अपने पास जो अल्फा पार्टिकल के बीच की जो दूरी मानी या डिस्टेंस मानी वो क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर। और जो स्कैटरिंग एंगल है वो कितना है अपना, फाई है। यानी इन दोनों के बीच में अपन को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो यही रिलेशन अपन को काम में लेना है। तो ये रिलेशन डायग्राम वो का वही है। तो इसमें जो प्रकीर्णन एंगल कोण हो जाएगा, यानी ये क्या अपना एक प्रकीर्णन कोण है। तो यदि आपको दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है, यदि फर्स्ट जो इससे पीछे वाले में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि अल्फा कण का पद कैसा होता है, हाइपरबोला यानी अति परवलयाकार होता है, तब भी क्या करता है अपन को ये डायग्राम बनाना है। यदि ये वाला क्वेश्चन आता है कि संघात प्राचल तथा प्रकीर्णन कोण के मध्य संबंध निकालो, तो भी ये डायग्राम बनाना है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसका संबंध निकालना है। तो देखो मैं यहाँ से यदि संबंध निकालूँ तो कैसे हो सकता है ये वाला संबंध। देखो मैं यदि यहाँ पे बात करूँ, क्या बात करें अपन कि अपने पास यदि रिलेशन का देखें तो देखो ये वाला क्या है अपने पास, पाई है। यानी ये टोटल क्या होगा अपना, पाई होगा अपने पास फिक्स है। तो ये क्या होगा अपने पास, पाई। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे देखो अपने पास यदि रिलेशन की बात करें तो ये तो क्या आ जाएगा अपने पास, पाई माइनस का 2 थीटा नॉट आ जाएगा। यदि मैं इसको बात करूँ, यदि फाई निकालना है तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, पाई माइनस का 2 थीटा नॉट। अब ये कैसे आएगा, क्योंकि पाई कंप्लीट क्या ये की लाइन पर था, तो ये पाई इसमें से 2 थीटा नॉट लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दूँ तो ये क्या रहेगा अपने पास, पाई बाय 2 माइनस का थीटा नॉट, और ये रह जाएगा अपना फाई। तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो यदि यहाँ पे बात करूँ तो ये हो जाएगा 5/2 = पाई बाय 2 माइनस का थीटा नॉट। यदि मैं यहाँ पे टिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन ले लूँ, टिग्नोमेट्री का फंक्शन में यदि tan लेता हूँ, यानी tan थीटा का फलन लेने पर, tan त्रिकोणमिति फलन लेने पर, टिग्नोमेट्री, तो देखो tan थीटा का यदि ये फलन लेते तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, tan 5/2 = tan π/2 माइनस का थीटा नॉट। ये हो जाएगा अपने पास। देखो tan π/2 माइनस थीटा नॉट, tan π/2 यदि आपने 11वीं क्लास में कोऑर्डिनेट यानी चतुर्थांश वाले जो कंसेप्ट था वो पढ़ा है तो आपको एंगल निकालना आता ही होगा अच्छे से। यदि ये मानते हैं कि यदि अपने पास क्या है, फर्स्ट चतुर्थांश π/2 यानी यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, 180 होता है और
270 होता है और 360 होता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि π/2 माइनस थीटा नॉट यानी ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है अपने पास, फर्स्ट वाले में आ रहा है। तो फर्स्ट वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं और जो π/2 और 270 यानी 90 डिग्री और 270 पे तो क्या होता है वो थीटा चेंज होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, यदि इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू की बात करें तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, tan π/2 इज इक्वल टू, देखो tan π/2 माइनस का थीटा नॉट, तो ये क्या रहेगा अपने पास cot थीटा नॉट। यदि मैं इसको क्या करूँ cos साइन में चेंज कर दूँ तो tan π/2 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा अपने पास, cos थीटा नॉट अपॉन में sin थीटा नॉट। यदि इसको भी मैं और लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास tan π/2, देखो tan π/2 इज इक्वल टू ये तो cos थीटा नॉट तो क्या रहेगा ऐसे का ऐसे, इसको मैं यदि cos थीटा नॉट में कन्वर्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नॉट, ठीक है, ये वाला एंगल हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि अपने पास जो इक्वेशन नंबर 10 आई थी यानी समीकरण 10 क्या आई थी अपने पास, देखो r इज इक्वल टू पी एप्सिलॉन cos थीटा माइनस 1, तो ये तो क्या थी जनरल फॉर्म थी। अब यदि डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो देखो यहाँ पे यदि r क्या अपने पास कोई भी वैल्यू, क्योंकि r डिस्टेंस है तो r की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू तो अपने पास आएगी तो नहीं, यानी अपन को क्या करना है इसको, यदि r को इन्फानाइट माने, यदि r को इन्फानाइट बनाना है, यदि r इज इक्वल टू क्या हो इन्फानाइट हो तो अपने पास जो थीटा और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा थीटा नॉट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1/0 इज इक्वल टू पी एप्सिलॉन cos थीटा नॉट माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाली यदि कंडीशन फॉलो करते हैं, यदि ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं तो एप्सिलॉन cos थीटा नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एप्सिलॉन cos थीटा नॉट की वैल्यू होनी चाहिए हमेशा, यदि ये वाला 0 होगा तब ये r क्या हो जाएगा अपना इन्फानाइट हो जाएगा, यानी इस टर्म को मैं क्या मानूं 0 मानूं। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि एप्सिलॉन cos थीटा नॉट माइनस 1 क्या हो 0 हो तो अपने पास वो क्या हो जाएगा, यदि मैं cos थीटा नॉट की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो cos थीटा हो जाएगा 1/एप्सिलॉन। यदि यहाँ पे 1/एप्सिलॉन होगा तो 1/एप्सिलॉन यानी cos थीटा क्या आ गया 1/एप्सिलॉन, तो मैं इसको नंबर दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 12। यदि मैं उसके आगे मैं इक्वेशन नंबर देता जा रहा हूँ क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 12। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि क्या आ जाएगा अपने पास tan π/2 यानी इक्वेशन नंबर 12 से, तो समीकरण नंबर 12 से क्या आ जाएगा अपने पास tan π/2 इज इक्वल टू cos थीटा नॉट, cos थीटा देखो cos थीटा नॉट तो ऐसे कैसे, यानी ये क्या है अपने पास 1/एप्सिलॉन दे जाएगा, नीचे क्या है अपने पास 1 माइनस का 1/एप्सिलॉन का स्क्वायर होगा, यही चीज होगी अपने पास, और साथ में क्या है इसका अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा अपने पास देखो tan π/2 इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन तो ऐसे का ऐसे, और ये क्या रहेगा एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा और अपॉन में क्या आएगा एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या रहेगा अपने पास तो ये रह जाएगा अपने पास tan π/2 इज इक्वल टू देखो 1/एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1, और एप्सिलॉन की वैल्यू अपन ने निकाली है, एप्सिलॉन क्या मान निकाला था अपन ने 1/p स्क्वायर प्लस का 1/b स्क्वायर की पावर 1/2, यही थी। अब इसमें से देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया अपन ने p स्क्वायर कॉमन लिया था, यदि मैं यहाँ पे 1/p कॉमन लेता हूँ तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, यानी एप्सिलॉन क्या माना था अपन ने, ये थोड़ी माना था, एप्सिलॉन को अपन मानने थे एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है अपने पास 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ये माना था 1/2, क्योंकि वहाँ पे अपन ने क्या निकाला था 1/2 कॉमन निकाला था, तो 1/2 कॉमन निकालने के बाद क्या बनेगी अपने पास ये वाली टर्म बनेगी, क्योंकि माइनस का 1/p बार आएगा, उसके बाद जो कॉमन निकलेगा वो ये रही निकलेगा, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखेंगे तो क्या रह जाएगा tan π/2 इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन स्क्वायर, एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या रहेगा, देखो स्क्वायर है तो ये 1/2 तो हट जाएगा, तो 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर का माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रहेगा अपने पास tan π/2 इज इक्वल टू बी अपॉन में क्या, क्योंकि ये क्या था अपने पास अंडर रूट था, तो अंडर रूट का जब एप्सिलॉन स्क्वायर किया तो एप्सिलॉन के लिए ये 1/2 हट रहा है और ये ऐसे, तो इस
पे बी अंडर रूट था, इस पे अंडर रूट चल रहा है अपना, तो ये हो जाएगा बी अपॉन में पी हो जाएगा। यानी जो अपने पास रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, बी इज इक्वल टू पी टेन 5/2। तो जो अपना जो निकालना का टारगेट था वो क्या था अपने पास, बी और 5 में रिलेशन निकालना था, वो रिलेशन क्या हो गया अपने पास, निकल गया। यानी मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ इसको 13। यानी मैं लिख सकता हूँ कि समीकरण 13 क्या व्यक्त कर रहा है, समीकरण 13 यहाँ पे संघात प्राचल और प्रकीर्णन कोण के मध्य संबंध को व्यक्त कर रहा है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है अपने पास, समीकरण 13 है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे निकालते हैं। देखो अब अपन क्या निकालते हैं यहाँ पे, P का मान निकालते हैं। तो P का मान कैसे निकालेंगे, P का मान निकालते हैं तो P अपन ने क्या माना है, एक सॉरी वो पहले एक अपन ने मिस्टेक की, जो P माना है वो क्या माना है अपन ने, जे स्क्वायर अपॉन में K को P माना, जे स्क्वायर अपॉन में K को P माना था। तो यहाँ पे जे स्क्वायर जो 2m था वो 2m नहीं MK है, तो वहाँ पे यदि करेक्शन आपको करना हो तो कर देना, जे स्क्वायर शायद मैंने 2K लिखा था, उसको P मानने के लिए लिखा था, ये नहीं होता। तो जे स्क्वायर K या फिर क्या माना है अपन ने, जे स्क्वायर के को क्या माना था, पी माना था। तो यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जे स्क्वायर एम के को पी मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर एम के पी हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पे देखो, यदि ये वाला क्या हुआ है, माना हुआ है, यदि जे की वैल्यू, यानी जे की वैल्यू अपने पास है, जे की वैल्यू कहाँ है, इक्वेशन नंबर 8 में, यानी क्या है अपने पास, समीकरण नंबर 8 से क्या जे का मान रखते हैं। तो जे का मान क्या हो जाएगा अपने पास, देखो 1/m के, तो ऐसे का ऐसे जे स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर एम स्क्वायर 2e/m का अंडर रूट, तो अंडर रूट तो हट जाएगा। तो देखो इसमें क्या क्या रहेगा, m से m कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, और क्या रहेगा अपने पास, बी रहेगा, यानी बी स्क्वायर, बी तो कैंसिल होगा नहीं, तो बी स्क्वायर 2e/ क्या रहेगा अपने पास, k रहेगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये, p के। अब देखो इसमें और क्या कर सकते हैं अपन, यदि p का मान है अपने पास ये, तो p का मान मैं समीकरण 13 में रख सकता हूँ, यानी p का मान समीकरण 13 में रखने पर, तो ये हो जाएगा, देखो P का मान समीकरण 13 में रखे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास B इज इक्वल टू, P का मान रखेंगे तो बी स्क्वायर 2e अपॉन में k, और साथ में क्या है 10 5/2। तो देखो B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि मैं B को एक साइड रखूँ, यानी B इज इक्वल टू k अपॉन में 2e, और साथ में क्या आ जाएगा, देखो ये 1 अपॉन में 10 5/2 जाएगा, तो ये रह जाएगा b इज इक्वल टू के अपॉन में 2e और cot 5/2। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आप रख सकते हो, इस डायग्राम को तो मैं हटा दूँ, यदि आप वैल्यू रखनी हो तो रख सकते हो यहाँ पे। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, b इज इक्वल टू k अपॉन में 2e, देखो k क्या माना है, अब k अपन ने माना था कि जो पहले मान रखा है 2kz स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2kz स्क्वायर अपॉन में क्या रह जाएगा 2e, और ये क्या रह जाएगा अपना cot 5/2। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2 से 2 हटेगा तो इसको आप लिखना हो तो jkz स्क्वायर अपॉन में e और cot 5/2, और यदि इस फॉर्म में नहीं लिखना हो, k की फॉर्म में लिखना हो तो b इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, ये स्मॉल के है और ये क्या है कैपिटल के है, ये ध्यान रखना। तो b इज इक्वल टू, ये दोनों के सेम नहीं है, जो ऊपर ने बड़ा के माना ये स्मॉल के, तो इसको किसके माना था, कांस्टेंट के इक्वल, तो ये हो जाएगा अपने पास b इज इक्वल टू k अपॉन में 2e और cot 5/2। तो ये भी क्या है अपना एक रिलेशन है। तो आपको एग्जाम में किसी भी बेच पे पूछ सकते हैं कि सीख कीजिए कि इम्पैक्ट पैरामीटर और 5 में रिलेशन, और वो रिलेशन चाहे आपको ये दे चाहे कॉट के फॉर्म में दे, तो कॉट के फॉर्म में दे तो ये देगा, ये 10 की फॉर्म में दे तो ये देगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, और लगभग हर एक साल छोड़ के एक साल में ये क्वेश्चन BSc थर्ड ईयर में आता ही आता है, ये फिक्स है, यानी 1 या 2 साल में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। तो ये वाला आपको अच्छे से करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
तो ये क्या आ गए अपने दोनों रिलेशन आ गए। अब देखो रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से कुछ अपन को रिजल्ट निकाले थे, तो कुछ रिजल्ट निकाले थे, तो वो रिजल्ट क्या क्या थे वो देखते। 2-3 रिजल्ट है अपने पास, यानी जो इस प्रयोग के द्वारा, जो इस डेरिवेशन के द्वारा जो रिजल्ट निकलते हैं वो क्या निकलते हैं। फर्स्ट रिजल्ट निकलता है कि जो नाभिक की आकार होता है वो कैसा होता है, फर्मी कोटि का होता है। फर्मी कोटि का होता है। तो ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो नाभिक की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यदि नाभिक के आकार की बात करते हैं तो वो कितना होता है अपने पास, 1 फर्मी कोटि का होता है। और 1 फर्मी किसके इक्वल होता है, 1 फर्मी होता है अपने पास 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल, ये हो जाएगा। यदि सेकंड की बात करें तो देखो इसमें क्या है, नाभिक का द्रव्यमान घनत्व भी ज्ञात किया जा सकता है, यानी इसमें किसी फॉर्मूले से द्रव्यमान घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वैसे ये एमएससी बेस का है तो आपके तो काम आएगा नहीं। और क्या आ सकता है अपने पास, देखो और आ सकता है अपने पास, यदि थर्ड की बात करें तो थर्ड आ सकता है अपने पास, ये तो क्या नाभिक के द्रव्यमान घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, नाभिक का आकार फर्मी कोटि का होता है। और यदि थर्ड की बात करें तो नाभिक की जो संरचना होती है, नाभिक की संरचना बिंदुवत मानी जाती है। और क्या निकाल सकते हो आप यहाँ से, रदरफोर्ड जो ये डेरिवेशन क्या है यहाँ पे आप निकाल सकते हो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर, यानी मी का मान भी निकाल सकते हो। और नाभिक की त्रिज्या की गणना की जाती है। नाभिक की त्रिज्या यानी वही दूरी जो बी निकालेंगे वही क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो नाभिक की त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल हो जाएगा डेरिवेशन। तो ये अपना जो पूरा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, तो उस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की कंप्लीट थ्योरी है, उसका कंप्लीट डेरिवेशन है, यानी उसमें दो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपनी बात सिद्ध कीजिए कि रदरफोर्ड प्रयोग में या रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में जो अल्फा कण का पथ होता है वो कैसा होता है, हाइपरबोला यानी अति परवलयाकार होता है। तो वो चीज़ अपन ने क्या की पहले फर्स्ट पीछे वाली क्लास में प्रूव कर दी थी। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है अपने पास, जो इम्पैक्ट पैरामीटर है यानी संघात प्राचल है, और अपने पास जो प्रकीर्णन कोण यानी स्कैटरिंग एंगल, यानी बी और फाई में क्या आता है, रिलेशन आता है। तो बी और फाई में रिलेशन भी कभी तो डायरेक्ट प्रूफ करने में दे देता है कि सिद्ध कीजिए कि यह कि संघात प्राचल और इम्पैक्ट स्कैटरिंग एंगल के बीच में यह संबंध, तो दे देगा कि प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ में हो सकता है क्वाड की फॉर्म में दे या टेन की फॉर्म में दे। यदि क्वाड की फॉर्म टेन की फॉर्म में देगा तो पी की वैल्यू नहीं रखनी, यदि क्वाड की फॉर्म में दे तो पी की वैल्यू, तो आप किसी भी फॉर्म में दे सकता है। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक डेरिवेशन भी, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है अपने पास, क्या है अपने पास कि नाभिक का घनत्व, नाभिक के घनत्व की बात होती है तो नाभिक का घनत्व कैसे निकालते हैं, तो उसकी बात करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल है, उसी की अपन बात कर लेंगे। तो ये तो देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। एक छोटा सा करेक्शन है, अपन ने जो पिछला डेरिवेशन किया था इसके पीछे वाली क्लास में, उसमें देखना कि अपन ने एक चीज़ की थी, क्या की थी अपन ने माना था कि P क्या था अपने पास, Pu+1 = P = क्या माना था अपन ने, कॉस, यानी कॉस इनवर्स था। कॉस इनवर्स को उधर भेजा तो क्या हो गया था अपने पास, कॉस थीटा हो गया था। अब ये Pu था तो इसको मैंने क्या किया था, Pu = ऐसे ही कुछ टर्म थी ना अपने पास, मैं एक मिनट वो टर्म देख के लिख लेता हूँ। यानी ये वाली टर्म थी अपने पास 1/p+ का u
इज इक्वल टू 1/p² प्लस का 1/b² इज इक्वल टू क्या था अपने पास cos थीटा। ये वाली टर्म क्या थी अपन ने मानी थी। तो इसमें एक उत्केंद्रता की जो मैंने लिखी थी, जो उत्केंद्रता टर्म शायद वो गलत लिख ली थी, तो वो गलत लिख ली थी, तो उसकी वजह से क्या था, कुछ डिफरेंस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं आएगा। डिफरेंस क्या आएगा, केवल अपने पास यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या रह जाएगा, सबसे पहले तो 1 + PU अपॉन में P रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा 1/P प्लस का 1/b² की पावर भी थी क्या, इसकी पावर थी 1/2 इज इक्वल टू क्या था cos थीटा। अब देखो यहाँ पे ये उधर जाएगा तो क्या रहेगा 1 + PU अपॉन में P इज इक्वल टू रह जाएगा अपने पास 1/p² प्लस का 1/b² की पावर 1/2 cos थीटा। तो ये हो जाएगा अपने पास। अब इसमें बात करते हैं, ये टर्म क्या थी अपने पास 1 + PU अपॉन में P। यदि मैं यहाँ से P कॉमन निकालूँ तो ये क्या आएगा, P से देखो मैंने शायद ये P वहाँ गलती से छोड़ दिया था और इसको एप्सिलॉन के इक्वल मान लिया था। तो ये एप्सिलॉन के इक्वल ये नहीं होता बल्कि चेन टर्म होती है। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1/P कॉमन निकाल लिया तो 1 + p² अपॉन में b² आ जाएगा, साथ में क्या आएगा 1/2 cos थीटा। तो ये P से P क्या होगा कैंसल आउट होगा, तो 1 + PU और इसको माना है एप्सिलॉन के इक्वल। यानी जो उत्केंद्रता की परिभाषा से जो मैंने टर्म लिखी है वो वहाँ पे शायद रॉन्ग लिख दी है। तो उत्केंद्रता इज इक्वल टू क्या होगा 1 + p² अपॉन में b² की पावर 1/2। ये किसकी होगी, उत्केंद्रता की डेफिनेशन होगी। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 + PU इज इक्वल टू एप्सिलॉन cos थीटा, और ये हो जाएगा अपने पास PU इज इक्वल टू एप्सिलॉन cos थीटा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा अपने पास U इज इक्वल टू, देखो U इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास P U क्या 1/r इज इक्वल टू एप्सिलॉन cos थीटा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/r इज इक्वल टू एप्सिलॉन cos थीटा माइनस का 1 अपॉन में P। तो ये अपना बन जाएगा R इज इक्वल टू P एप्सिलॉन cos थीटा माइनस का 1। तो देखो मैंने मिस्टेक कहाँ की थी, ये एक छोटा सा करेक्शन है जो पिछली क्लास थी उसमें ही होगा। तो इसमें करना क्या है आपको, जो ये वाला कंसेप्ट है ये मैंने सही किया था, मैंने इसको एप्सिलॉन के इक्वल माना था, पर एप्सिलॉन के इक्वल ये नहीं होता क्योंकि इसका P भी तो कैंसिल आउट होगा। तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ये इधर जाएगा और इसमें से 1/p² कॉमन निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ 1/2 तो बाहर ओनली 1/p आएगा। तो इस टर्म में आएगा P से P कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला आएगा, और यहाँ से अपना क्या रिलेशन आएगा, यहाँ से डायरेक्ट आएगा ये रिलेशन। तो ये वाला छोटा सा करेक्शन है, आप उसमें ऐड कर लेना यदि किया हो तो हो सकता है गलती हो जाए। तो डेरिवेशन में ये प्रॉब्लम है। वैसे इस जो डेरिवेशन की ये थोड़ा लेंथी डेरिवेशन है, तो इसकी PDF में वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, यानी पूरी PDF बनी हुई है तो वो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को लास्ट में देखोगे तो PDF आपको कंप्लीट रूप से मिलेगी। तो आप सभी को धन्यवाद, आज के लिए इतना।